हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल। मैं सब संजय तिवारी और मैं यहाँ पे आप लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो आज का लेक्चर गौरव ओझा जी को आना था फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाने के लिए, लेकिन बहुत कुछ अर्जेंसी ऐसी आ गई कि वो आ नहीं पाए। तो जो लेक्चर मुझे लेना था शाम को, उनके बाद लेना था मुझे, थोड़ा सा पहले मैं अपने लेक्चर को मैंने प्रीपोन कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे और मैकेनिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर था फोर्स एनालिसिस, उसको हम लोगों ने बहुत डिटेल से, बहुत ढंग से इसको समझा है और कुछ प्रॉब्लम भी लगाए हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी तरफ से भी कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए होंगे। अगर वो प्रॉब्लम हो गए हो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुए हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप भेजिए, जिससे उसको हम लोग यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर पाए। चलिए, तो आज नया चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं और उस नए चैप्टर का नाम है घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। तो शुरू करने से पहले एक बात जरूर बता दें, ऑडियो वीडियो की स्थिति क्या है, क्योंकि बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो उससे अच्छा है कि पहले ही ठीक कर लिया जाए। वॉइस एंड वीडियो क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर है तो ओके लिखिए, ठीक है। ऑडियो वीडियो इज ओके, जिससे कि हम लोग आगे काम शुरू कर पाए। और आज का जो चैप्टर है वो है फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। ठीक है, चलिए, हाँ ओके है। तो फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, ऐसा नहीं है कि इसको आज पहली बार हम और आप बात कर रहे हैं। आपने, हमने, सब ने बचपन से इसको देखा है। हर क्लास में, लगभग क्लास 4th 5th के बाद से ही चीजें सामने आने लगती हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस भी देखे हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखे हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हम लोग मैकेनिकल में हैं, तो जो छोटे मोटे एग्जाम्पल हर इंसान को दिखता है क्लास 9th में, 10th में जो दिए जाते हैं, क्योंकि हमको मशीनों से डील करना है और मशीनों के जो एलिमेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो आपस में रिलेटिव मोशन करते हैं, आपस में मूव करते हैं, है ना। एक बॉडी, जैसे आपकी साइकिल चलाते हो तो आप देखो ना, साइकिल में कितने पार्ट्स हैं जो फिक्स हैं। जैसे एक फ्रेम फिक्स है, साइकिल का जो स्ट्रक्चर है फ्रेम का वो फिक्स है, लेकिन उसी फ्रेम के साथ और सारी चीजें लगी हुई हैं। पैडल है, हैंडल है, ब्रेक है, चैन है ना। वो सब चीजें आपस में एक दूसरे के साथ मूव कर रही हैं, उनके बीच में रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन होगा तो जाहिर सी बात है कुछ फ्रिक्शन सा होगा। हम इंजन बनाते हैं, सिलेंडर और पिस्टन के बीच में कितनी हीट पैदा होती है। हम क्लच बनाते हैं, ब्रेक बनाते हैं, ऐसे जितने कुछ चीजें बनाते हैं, मशीनों पे काम करते हैं, लेथ मशीन बनाते हैं, सेपर मशीन, प्लेनर मशीन, ड्रिलिंग मशीन, सब में कहीं ना कहीं मोशन है। और जहां मोशन है वहां पे फ्रिक्शन आना ही है ना। तो हम जो फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं, इस लिहाज से पढ़ने वाले हैं कि यहाँ जो कॉन्सेप्ट हमारे डेवलप हों, उन कॉन्सेप्ट को लेकर हम थ्योरी ऑफ मशीन में जा पाए। क्योंकि जब थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ेंगे, मशीनों का सिद्धांत पढ़ेंगे, तो मशीनों के मेंबर मूव करेंगे, और जब मूव करेंगे तो वहां पे फ्रिक्शन हमें लगाना ही पड़ेगा। तो अभी हम थ्योरी ऑफ मशीन नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से काम करेंगे, जो हम लोग अभी तक करते आए हैं उसी तरीके से। चलिए, तो पहली बात तो ये समझना है कि फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन लगता क्यों है। फ्रिक्शन के बारे में बहुत सारे दिमाग में अभी भ्रांतियां हैं, कंफ्यूजन्स हैं जरूर हैं, उसको दूर करना है ना। तो कुछ करेंगे नहीं, एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना, इसी बोर्ड पे करेंगे। आपको बस इतना कहना है कि मेरे साथ उस एक्सपेरिमेंट को आपको जीना है, महसूस करना है, फील करना है ना। एक्सपेरिमेंट क्या है ना, बहुत बिल्कुल मन में, आत्मा में बैठा के कि हाँ, जो मैं करने के लिए कह रहा हूं, आप भले ही अपने कमरे में बैठे हो, लेकिन आप उसको मन ही मन में करिए, है ना। तब आपको महसूस होगा कि जो मैं कह रहा हूं उसका मतलब क्या है। चलिए, कह ये रहा हूं कि आप ऐसी कल्पना करिए कि एक बहुत भारी सा पत्थर है, बहुत भारी सा पत्थर है, छोटा मोटा पत्थर नहीं, बहुत भारी सा है। और वो आपके घर के बाहर जो सड़क है, जो रोड है, थोड़ी सी रफ टाइप की है ना, कहते हैं चाहे आरसीसी रोड हो या कहते हैं उस पर डामर रोड हो, उस पर रखा हुआ है, बहुत भारी सा है। आप उस पर रस्सी उस्सी बांध के उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उसको खिसकाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी को अगर एक डायग्राम के फॉर्म में मैं आपको दिखाने की बात करूं, तो ये एक डायग्राम है मेरे पास है। इसी एक्सपेरिमेंट को देखिए आप एक डायग्राम के माध्यम से, ये आप कुछ कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। एक बहुत भारी सा पत्थर है जो कि सड़क पे है, और ये आड़े तिरछे आप खड़े हैं, रस्सी बांध रखा है, इसको इधर घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी कोशिश में क्या क्या होने वाला है, बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, जिनको लेके हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे, है ना।
आसान नहीं है, छोटा मोटा काम नहीं है। एक लेमैन के लिए जो मतलब साइंस का स्टूडेंट नहीं है, आर्ट्स का स्टूडेंट है, उसके लिए तो कुछ खास नहीं है, लेकिन हमारे आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। चलिए इसी को समझते हैं। यही काम आप कर रहे हैं, मन ही मन में फील करिए कि आप बहुत ताकत लगा रहे हैं, बहुत ताकत लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस फिगर को मैं हटा के अपने पास रख लेता हूं, फिर बाद में जरूरत पड़ेगी दिखाऊंगा। अभी मैं अपने लिए एक अच्छा सा फिगर बनाता हूं। ये पत्थर है, देखिए ये बड़ा सा पत्थर लिया है मैंने, ठीक है। इस पत्थर के बारे में कहा यही जाएगा कि बहुत भारी है, हमारे आपके बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल से इसको हम लोग मूव कर पाएंगे, ठीक है। ये पत्थर हो गया, ये एक सड़क पे रखा है, फर्श पे रखा है, या यूं कहें एक प्लेन पे रखा है। तो सपोज दैट ये प्लेन है, इसके ऊपर ही रखा है ना। ये प्लेन है तो भाई इसका भी थोड़ा सा कुछ हिसाब किताब कर लिया जाए, ब्लैक कर दें, ठीक है। ये इसके ऊपर रखा हुआ है। अगर अभी तक जो हम लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ी है, जिसमें हम लोगों ने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखी है, अभी हमने इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया है, बिल्कुल जैसे था वैसे ही है। इस समय ये बॉडी रेस्ट में है, अभी आपने फोर्स नहीं लगाया, ऐसे पड़ा हुआ था, है ना। इस समय बॉडी रेस्ट में है, तो रेस्ट में कैसे रही होगी, इसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे, जिनको आप कह रहे थे कि इसका वेट नीचे लग रहा होगा, रिएक्शन ऊपर लग रही होगी। उस वेट और रिएक्शन की वजह से ये बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में होगी। तो आप यही तो कह रहे हैं ना कि उसका वेट है, जो इसका वेट है वो नीचे लग रहा है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ये इस ब्लॉक का वेट है, ठीक है ना। और इस प्लेन की रिएक्शन, वेट इसको नीचे दबाएगा तो प्लेन ऊपर करेगा। ये जो प्लेन की रिएक्शन है, प्लेन की रिएक्शन ऊपर लग रही है, ये इसको कह रहे हैं रिएक्शन। जब आप कुछ नहीं कर रहे थे, कोई फोर्स नहीं लगा रहे थे, तब भी ये काम था। इस समय बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। अब आप आते हैं यहाँ पे, रस्सी बांधते हैं बिल्कुल सीधे सीधे इसी की लाइन में, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यहाँ पे एक रस्सी बांधते हैं और रस्सी बांध के इस तरफ एक पी फोर्स लगाते हैं, है ना। वही पी फोर्स जो आपको इस छोटे से फिगर में दिखाई पड़ रहा था ना, वही पी फोर्स है ना। ये जो आप कर रहे थे, देखिए ध्यान से, यही काम, ये रस्सी बंधी है, इस पे आप पी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब जरा महसूस करिए मेरे साथ साथ, पी की वैल्यू ये तो है नहीं कि अचानक आप अचानक 100 न्यूटन लगा देंगे। पी की वैल्यू तो धीरे 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 ग्रेजुअली इंप्रूव करेगी। मतलब कहने का क्या है, पहले रस्सी बांधेंगे, पी की वैल्यू उस समय होगी बहुत कम होगी, इसको कहेंगे जीरो है। जीरो होने का मतलब मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, है ना। पी की वैल्यू जीरो अगर कहा जा रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं कर रहा हूं, रस्सी है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब पी की वैल्यू जीरो है तो इसमें कुछ मूवमेंट होना भी नहीं है। अच्छा, यहीं पर हमें दो लॉ और देखने चाहिए। दो लॉ और क्या देखने चाहिए, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे। एक मैं कह रहा हूं न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन साहब का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ, जिसको आप कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। ये हमने पहले लेक्चर में शायद डिस्कस किया था, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको कहते हैं जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। और इसने बताया क्या था, अगर कोई बॉडी हमारे पास है, या तो बॉडी रेस्ट में होगी या मोशन में होगी, है ना। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन है, तो अपने इस स्टेट को वो मेंटेन करना चाहती है, वो मेंटेन करना चाहती है जब तक अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, है ना। मतलब जब तक किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा, तब तक उसकी जो भी स्टेट है, रेस्ट में है तो रेस्ट में बनी रहेगी, मोशन में है तो मोशन में बनी रहेगी, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब बॉडी पर अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उसका स्टेट चेंज होना चाहिए। चाहे इस बात को ऐसे कहें, चाहे रिवर्स होके कहें, कि अगर हमने किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उसका जो स्टेट था वो मेंटेन नहीं रहना चाहिए, चेंज होना चाहिए, है ना। इधर से चलेंगे चीजें रिवर्स हो जाएंगी, ठीक। तो एक बात ये लॉ बड़ा काम का था, ये समझा जाए। दूसरी बात ये समझे कि जब कोई बॉडी हमारी रेस्ट में रहती है, जब भी कोई बॉडी रेस्ट में रहती है, तो रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम में रहती है,
इक्विलिब्रियम मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहती है। तो इसका साफ साफ मतलब यही तो होता है ना कि उस बॉडी पर जितने फोर्स इधर लगे होंगे उतने ही फोर्स इधर लगे होंगे, है ना। इसी को आप सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, जितने फोर्स ऊपर लगे होंगे उतने ही फोर्स नीचे लगे होंगे, इसी को आप सिग्मा एफ वाई के नाम से जानते हैं। सिग्मा एफ वाई की वैल्यू 0। दोनों बातों को साथ साथ लेके अपने एक्सपेरिमेंट में जाएंगे। क्या कहा गया? अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो बॉडी का स्टेटस चेंज होना चाहिए। उसका अगर रेस्ट में है तो मूव कर देना चाहिए, और मूव कर रही है तो रुक जाना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि बॉडी अगर हमारी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ही यही है कि बॉडी पर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे फोर्स बराबर है। इन्हीं दोनों को पकड़ के हम चलते हैं अपनी पिछली स्लाइड में, इसमें, ठीक है। जब तक ये पी फोर्स नहीं लगाया गया था, बॉडी में जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। पी फोर्स लगाने के बाद भी ना तो वेट बदलेगा ना रिएक्शन बदलेगी, मतलब वर्टिकल एक्सिस पर कोई बदलाव, कोई चेंजेस होना भी नहीं है ना। अब जरा सपोज दैट मैंने पी की वैल्यू 0 रखी तो बॉडी में मोशन नहीं होना है, कंफर्म है, क्योंकि पी की वैल्यू 0 है तो ये रेस्ट में ही रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। चलिए, आपने थोड़ा सा पी की वैल्यू को बढ़ाया, आपने पी की वैल्यू को बढ़ा के सपोज दैट 2 न्यूटन कर दिया। बहुत भारी सा पत्थर था, ऐसा मान लें कि इसका वेट 2000 न्यूटन था। 2000 न्यूटन, 2000 न्यूटन के पत्थर को आप 2 न्यूटन से खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब ये जो लॉ कहता है, ये जो इस स्लाइड में हमने देखा कि बॉडी रेस्ट में थी, मैंने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो उसे अपना स्टेटस चेंज करना चाहिए। तो उसने स्टेटस अपना चेंज तो किया नहीं। क्यों? क्योंकि 2 न्यूटन का फोर्स लगा के बॉडी आगे मूव तो की नहीं। न्यूटन साहब ने कहा था, न्यूटन फर्स्ट लॉ में कहा गया था कि बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाइए तो उसका स्टेटस चेंज होना चाहिए। रेस्ट में हो तो मोशन में आ जाए, मोशन में हो तो रेस्ट में आ जाए। तो हमने बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, बॉडी हमारी रेस्ट में थी लेकिन मोशन में अभी भी नहीं आई। ये क्या हुआ? या तो न्यूटन साहब का स्टेटमेंट कुछ गलत है या हम ही बेवकूफ हैं, है ना। तो दोनों बातों में एक बात हो सकती है, ज्यादा संभावना इसी बात की है कि हम उनकी बात को सही से समझ नहीं रहे हैं, है ना। चलिए, अब दूसरी बात समझें। चलो, न्यूटन साहब ने जो कहा था वो तो कहा ही था। इधर देखें, इधर से जो मतलब निकाला वहां तो समझ नहीं पा रहे हैं, इसमें देखें। इतना हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ के कंफर्म कर लिया कि बॉडी में रेस्ट होने का मतलब क्या है, कि बॉडी में लेफ्ट राइट फोर्स बराबर होने चाहिए। 2 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद भी अभी भी आपकी बॉडी रेस्ट में है ना, है कि नहीं? हिला नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं जब 0 न्यूटन का फोर्स था तो आपकी कोशिश ही नहीं थी, लेकिन 2 न्यूटन का फोर्स है तो आपने कोशिश किया, और उस कोशिश का इफेक्ट क्या पड़ा कि इस बॉडी के अंदर इस तरफ राइट साइड में मोशन करने की एक टेंडेंसी जग गई, एक मोशन की इच्छा, है ना। किस तरफ? इस बॉडी में इतना तो हुआ, जैसे ही आपने 0 से 1 न्यूटन की फोर्स लगाया हो, 0.5 न्यूटन का भी फोर्स लगाया हो, तो आप ये तो कहेंगे ना कि मेरे फोर्स लगाने से इस बॉडी में इस तरफ जाने की एक इच्छा पैदा हो गई, ये टेंडेंसी ऑफ मोशन इतना आ गया। जाएगा तो उधर ही जाएगा, ठीक है ना, लेकिन अभी जा नहीं रहा है, ठीक। बॉडी रेस्ट में है, और रेस्ट में होने का मतलब क्या है कि बॉडी पर जितना फोर्स इधर लगा था उतना ही फोर्स इधर होना चाहिए। यही एक कंडीशन बनती है जिसमें आप कह सकते हैं कि बॉडी पर जितना फोर्स इधर लगा हो उतना ही फोर्स इधर लगना चाहिए, तभी बॉडी रेस्ट में रहेगी। अब सवाल ये पैदा होता है, जब मैंने पी की वैल्यू 0 रखी थी तब तब तो कुछ मतलब ही नहीं था, लेकिन जब पी की वैल्यू 2 न्यूटन रखी, बॉडी पर इधर फोर्स लगा, बॉडी रेस्ट में है, तो ये मुझे बताता है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम से कि अब इधर भी 2 न्यूटन का फोर्स लगा ही होगा, है ना। इस तरफ भी 2 न्यूटन का फोर्स लग गया होगा। जब 0 लगाया था तब 0 न्यूटन का फोर्स लगा था, जब हमने बढ़ा के 2 किया तो इधर भी 2 न्यूटन का फोर्स आ गया। ये एक फोर्स आया, ये फोर्स हमने लगाया नहीं है, ये है ना, ये फोर्स आया है। अंतर है दोनों में, क्या अंतर है? इस फोर्स को हम कहते हैं अप्लाइड फोर्स, है ना, अप्लाइड फोर्स। और इस फोर्स को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे रेजिस्टिव फोर्स,
क्योंकि अप्लाइड फोर्स का विरोध कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो अभी इसको नाम दे देते हैं रेजिस्टिव फोर्स। बाद में देखेंगे कि फ्रिक्शन कहेंगे कि क्या कहेंगे, है ना। अभी हम नहीं जानते हैं इसका नाम क्या है। ये रेजिस्टिव फोर्स है। ये मुझे पता चल गया कि मैं चाह रहा था उधर, लेकिन ये इधर आ रहा है ना। बात समझ में आ रही ना। क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में इसका अर्थ ही यही है कि जितना अप्लाइड फोर्स हो उतना ही रेजिस्टिव फोर्स हो, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकती है ना। तो अब ये समझ में आ गया कि ना तो न्यूटन साहब गलत है और ना ये लॉ गलत है। अब ये बात समझ में आ गई कि हमने जब इधर अप्लाइड फोर्स P लगाया तो ना जाने कहां से एक इनविजिबल टाइप का फोर्स है, किसी ने लगाया नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक पैदा हो गया। हमने लगाया नहीं, खुद पैदा हुआ है ना। कैसे पैदा हुआ है, क्यों पैदा हुआ, ये बात की बात है, लेकिन पैदा हुआ है क्योंकि 2 न्यूटन इधर तो 2 न्यूटन इधर। यहां तक की बात थोड़ी बोरिंग भले हो, लेकिन समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसके आगे बातें और अच्छी होने वाली हैं। चलिए, तो अब जरा समझा जाए, थोड़ा इसको छोटा करें, हाँ जगह हो जाएगी। चलिए देखिए जरा क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए और कोशिश करते हैं। आपने P की वैल्यू को बढ़ा के, सपोज दैट P की वैल्यू को बढ़ा के कुछ और बढ़ाया, P की वैल्यू को बढ़ाया और बढ़ा के इसको कर दिया आपने 35 न्यूटन, 35 न्यूटन, लेकिन अभी भी बॉडी मूव नहीं की। ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, बहुत भारी बॉडी अभी भी मूव नहीं की, मतलब बॉडी अभी भी हमारी किस में है, अभी भी बॉडी हमारी रेस्ट में है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसकी मीनिंग क्या निकली? इसका मीनिंग यही तो निकली कि अगर अप्लाइड फोर्स इधर 35 लगाया गया है, इसका मतलब ये जो इधर भी है, ये भी जो पहले 2 न्यूटन था, अब ये बढ़ के हमारा ये भी 35 न्यूटन हो गया। अप्लाइड फोर्स बढ़ा तो ये भी बढ़ गया, 35 न्यूटन हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टिव फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स के साथ 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 बढ़ रहा है ना। अप्लाइड फोर्स के लगने के बाद ही पैदा होगा, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं लगाएंगे तो ये रहेगा, नहीं रहेगा। जैसे ही आप फोर्स हटा देंगे, आप 35 को हटा देंगे, रस्सी काट देंगे, यहां भी 0 हो जाएगा। मतलब कहने का क्या हुआ कि ये रेजिस्टिव फोर्स अप्लाइड फोर्स पर निर्भर है, इसके लगने के बाद ही ये पैदा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, और कोशिश करते हैं। चलिए, P की वैल्यू को आपने बढ़ाया और बढ़ा के ले गए सपोज दैट 65 न्यूटन पे। सपोज दैट अभी भी नहीं हिल रहा है, अजीब सी बात है, ऐसा भारी पत्थर है, नहीं हिल रहा है, अभी भी नहीं हिल रहा, इसका मतलब अभी भी रेस्ट में है। ठीक है ना। इसका मतलब यही तो निकला कि ये 35 भी बढ़ के 65 हो गया होगा, 65 न्यूटन हो गया होगा, है ना। ये तो मैं 20 इसके पॉइंट ले रहा हूं। 2 न्यूटन के बाद 3 आया होगा, 4 आया होगा, 10 आया होगा, ऐसे ऐसे सारे वैल्यूज आई होंगी। यहां सारी वैल्यूज आई होंगी तो यहां भी सारी वैल्यूज आई होंगी, ऐसे ऐसे बढ़ रहा होगा। अब जरा सोच के बताइए, अगर ऐसा होता रहा कि मैं अप्लाइड फोर्स को बढ़ाता रहा, इधर रेजिस्टिव फोर्स भी बढ़ता रहा, तो क्या धरती पे कभी पॉसिबल होगा कि ये ब्लॉक मूव कर पाए, ये ब्लॉक यहां से हट के वहां जा पाए? ऐसा नहीं होगा ना। चलिए एक बार और करते हैं, एक बार और कोशिश करते हैं, जोर लगाते हैं। आपने थोड़ा फोर्स और लगाया, जोर लगाया, है ना, और फोर्स को बढ़ा के पहुंच गए, मान लेते हैं, ऐसी फील करिए, फील करिए कि हम मान लीजिए पहुंच गए कि 75.5 पे, 75.5 न्यूटन पे। ठीक है, बॉडी अभी भी रेस्ट में है, अभी भी बॉडी मेरी रेस्ट में है। आप कहेंगे क्या कर रहे हैं आप, जब रेस्ट में ही है तो एक ही बार में बताइए। लेकिन नहीं, यहां पे कुछ अलग फील हुआ। आपने फोर्स इतना लगाया कि बॉडी तो अभी भी रेस्ट में है, उसमें मोशन नहीं हो रहा है, बात सही है, मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन 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 ऐसा लग रहा है कि अब मोशन होने वाला है, जो कि इसके नीचे 65 पे नहीं लगा था, 70 पे नहीं लगा, 73 पे नहीं लगा, लेकिन 75.5 पे आपको ऐसा फील होने लगा कि अब जरा सा भी अगर किसी ने थोड़ा भी फोर्स लगाया, कहीं से भी मैंने थोड़ा फोर्स बढ़ा दिया, कोई बच्चा आके छू दिया, तो एक बॉडी मूव कर जाएगी। यहां एक खास घटना घटी। क्या घटी? इस समय मुझे लगता है कि मेरी जो बॉडी है, मैं जो एफर्ट डाल रहा हूं, उसकी वजह से बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं मैं, इसलिए अलग कलर से लिख रहा हूं। वो जो येलो कलर से लिखा हुआ है ना, वो इसके नीचे कभी नहीं लिख सकते। 65 पे जस्ट अबाउट टू मूव नहीं है, मूव होने वाला है ना, एट द वर्ज पॉइंट, बिल्कुल किनारे पर है, बिल्कुल उसके पीछे रहे तो रुका रहेगा, जरा सा फोर्स आगे लगा नहीं कि मूव कर गया। लेकिन अभी भी बॉडी रेस्ट में है, अभी भी बॉडी रेस्ट में है, तो बाय द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ये तो रहेगा ही
कि अभी भी मेरे पास जब ये 65 से 75.5 हो गया तो ये भी 65 से 75.5 हो गया है, 75.5 हो गया है ना। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी खास घटना घटी। लेकिन यहाँ पे घटना क्या घट रही है? घटना ये घट रही है कि आपको लग रहा है कि हमारी जो बॉडी है वो मूव करने वाली है ना। ये बड़ी काम की चीज निकली है। कहाँ पे? इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेता हूं। ये बड़ी काम की चीज है, ऐसा मुझे यहाँ लगता है कि जो बॉडी है मूव करने वाली है। अभी मूव नहीं की है लेकिन मूव करने वाली है। ये बड़ी खास घटना है पूरे फ्रिक्शन में। यही जो डब्बे में बंद है ना, सबसे प्यारी घटना यही है। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई बात समझ में ना आई हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहां क्या हुआ? यहां क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि इधर भी पी की वैल्यू 75.5 है, रेस्ट में है, इधर भी पी के, फिर ये जो रेजिस्टिव फोर्स है बढ़ के 75.5 हो गया। बॉडी रेस्ट में है, बॉडी मूव नहीं कर रही है लेकिन मूव करने वाली है। इसको अगर मैथमेटिकल तरीके से मैं बताऊं तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि अब अगर इस फोर्स में मैंने थोड़ा सा भी फोर्स ऐड किया, थोड़ा का मतलब नन्हा सा भी फोर्स, जिसको डेल्टा पी कह रहे हैं, जैसे ही हम डेल्टा पी ऐड करेंगे तो यहां पे क्या दिखाई पड़ेगा? डेल्टा पी ऐड करने के बाद कि बॉडी रेस्ट में नहीं रहेगी, किसमें आ जाएगी? मोशन में। बात समझ में आ रही है? बॉडी किसमें आ जाएगी? मोशन में। अच्छा, ऐसा क्यों हो पाया, ये समझने वाली बात है। फिर आइए लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम पे। अगर ये 70, अगर हमने यहां डेल्टा पी ऐड किया है और अगर यहां भी डेल्टा पी ऐड हो जाता अपने आप, ठीक वैसे ही जैसे ये अपने आप बढ़ रहा था, अगर इधर डेल्टा पी ऐड करने पर इधर भी डेल्टा पी बढ़ जाता तो दोनों फिर से बराबर हो जाते। जब फिर से बराबर हो जाते तो क्या बॉडी यहां मोशन करती? नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। इसका मतलब क्या निकला? इसका बेटा मतलब ये निकला कि इस डब्बे के बाद, इस अवस्था के बाद, जस्ट अबाउट टू मूव वाली कंडीशन के बाद, ये जो रेजिस्टिव फोर्स है ये बढ़ने से मना कर देता है, ये इसमें नहीं ऐड होगा। मतलब अप्लाइड फोर्स तो हम बढ़ा ही सकते हैं, तो हमारे हाथ में है ना। हम कमजोर पड़ जाएंगे 4 आदमी बुलाएंगे, वो भी कमजोर पड़ जाएंगे जेसीबी मशीन बुलवाएंगे, है ना। ठीक है, लेकिन ये तो हम लगा नहीं रहे हैं, ऑटोमेटिक पैदा हो रहा है। इसके बढ़ने की एक सीमा है, यहां तक बढ़ा। ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स के, ध्यान दीजिए नेक्स्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट से बोल रहा हूं मैं। रेजिस्टिव फोर्स के बढ़ने की एक सीमा है, एक लिमिट है। ठीक है, अप्लाइड फोर्स के बढ़ने की लिमिट नहीं होती है, ये तो हम लगाते रहेंगे, है ना। तो अब ये समझ में आ गया कि इस सीमा तक तो जब तक ये रोक पाया, इसकी एक क्षमता है ना रोकने की। कोई आदमी कब तक विरोध करेगा? कोई आदमी किसी का विरोध कब तक करेगा? जब जितनी उसकी ताकत है। तो इस बॉडी पर ये जो रेजिस्टिव फोर्स है इसकी क्षमता इतनी है कि 75.5 तक ये जाने नहीं देगा। लेकिन 75.5 के बाद आप जो भी लगाएंगे, जो भी लगाएंगे, वो बॉडी पे नेट फोर्स पैदा हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स, और वो बॉडी को इधर लेके चला जाएगा। अब उसके बाद शुरू हो जाती बॉडी की स्टैटिक है या सॉरी मतलब बॉडी स्लो चलेगी या फास्ट चलेगी, तो डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर कितना फोर्स जोड़ रहे हैं। थोड़ा सा फोर्स जोड़ेंगे तो धीरे धीरे जाएगी, ज्यादा जोड़ देंगे, ज्यादा ऐड कर देंगे तो बहुत तेज निकल जाएगी। ठीक है ना। तभी हम लोग स्टैटिक पढ़ रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं। यकीन मानिए हमारी जो स्टडी है कहां तक कन्फाइंड रहेगी? जहां जहां तक रेस्ट लिखा है, रेस्ट 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 रेस्ट, यहां तक जब तक है तब तक स्टैटिक है। जैसे इसके ऊपर निकलो क्या हो गया? डायनेमिक, है ना। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? क्योंकि इतनी बात अगर समझ में आई है तो इससे जो निष्कर्ष निकलने वाले हैं, बड़े इंपॉर्टेंट, बहुत काम के निष्कर्ष निकलने वाले हैं और उसकी चर्चा होगी, है ना। चलिए, ठीक। तो एक बात तो ये तय हो गई कि फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन नहीं कह रहे हैं इसको अभी, ये रेजिस्टिव फोर्स के बढ़ने की एक सीमा है ना। ये एक लिमिट है, यहाँ पे इसके आगे नहीं होगा, है ना, इसके आगे नहीं होगा। ठीक है, ये लिमिट तय हो गई। अब जरा सोचें कि ये फोर्स आ कहां से रहा है, कैसे आ रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली और करें और फिर देखें क्या होता है। तो पता ये चलता है कि जो रेजिस्टिव फोर्स है किस बात पे डिपेंड करता है। आपको अब खोज करने निकले हैं कि यार रेजिस्टिव फोर्स किस बात पे डिपेंड करता है, कैसे आता है ना। तो आप जो पत्थर इस सड़क पर रखा हुआ था
आपको लगा कि इसको घसीटने के लिए जब इतना फोर्स लगाते हैं 75.5, तब ये लिमिट आती है। आप जाइए वहां पे और एक बाल्टी पानी डाल दीजिए सड़क पे। अब एक बाल्टी जब पानी आप डाल देंगे, फिर से यही काम करिए, फिर फोर्स लगाइए, तब आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि ये जो लिमिट 75.5 पे आ रहा था, क्योंकि वहां पे आपने पानी डाल दिया, थोड़ा सा वेट सरफेस हो गया, गीला हो गया, थोड़ा स्मूथ सा हो गया, तो ये 75.5 पे घटना ना घट के थोड़ा और नीचे घट जाएगी। ये बॉक्स जो 75.5 पे बना है, ये बॉक्स थोड़ा नीचे के लिमिट पे बनेगा। कहने का मतलब मोटे तौर पे ये हुआ कि बिना पानी डाले इसको अगर 75.5 के न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद आप मूव कर सकते थे, तो पानी डालने के बाद हो सकता है कि 64 न्यूटन पे ही इसको आप मूव कर ले जाए। फिर आप जाते हैं, थोड़ा सा 4 लीटर डाल देते हैं वो लुब्रिकेंट, जो आपके पास घर में जला हुआ तेल हो, आप ले जाके डाल दीजिए, सरसों का तेल डाल दीजिए, यहाँ सरफेस और स्मूथ हो जाएगा। तो जो काम 64 पे हो रहा था, शायद वो 35 पे होने लगे, है ना। फिर जाइए उसके पास, कहते हैं वहां पे इंजन ऑयल डाल दीजिए, बहुत स्मूथ होता है इंजन ऑयल जो आपकी गाड़ी में पड़ता है, वो डाल देंगे, तो जो काम आपका 35 पे हो रहा था, शायद वो 20 पे होने लगे। मतलब कहने का क्या हुआ कि जैसे जैसे इन दोनों सरफेस के बीच का, ये कहां की बात हो रही है, वो बॉडी का वेट आप नहीं चेंज कर रहे हैं, इस बॉडी और इस सरफेस के बीच में ये जो कांटेक्ट सरफेस है, इसका जो रफनेस है, किस बात की, रफनेस की, इसकी रफनेस को जब आप बढ़ाते हैं, जब आपने ऑयल नहीं डाला था, पानी नहीं डाला था, तो ज्यादा रफ था, है ना। इसकी रफनेस को आप जब ज्यादा रखते हैं तो ये फोर्स ज्यादा आता है, ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे रफनेस को कम करते जाते हैं, कभी ऑयल डालते हैं, कभी वाटर डालते हैं, कभी इंजन ऑयल डालते हैं, वैसे 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 हमारी ये लिमिट घटती जाती है। इसका मतलब, रफनेस का मतलब क्या हुआ कि दो रफनेस कभी एक सरफेस की बात नहीं कर सकते ना। रफनेस तो दो सरफेस की को आपस में जब टच कराएंगे तभी पता चलेगा कि कौन, क्या कहते हैं, दोनों में से कौन सा ज्यादा रफ है ना। तो दोनों सरफेस के जो कांटेक्ट एरिया है, कांटेक्ट एरिया की रफनेस पे डिपेंड करता है ना। और रफनेस को मेजर करने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं रफनेस कॉफिशिएंट बोलिए, या बोलिए फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, चाहे रफनेस कॉफिशिएंट बोलिए या फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, इसी से रफनेस को नापा जाता है कि कौन सी चीज कितनी रफ है, उसको लिखते हैं म्यू से, है ना। इसको रखते हैं, लिखते हैं म्यू से, है ना। और ये जो म्यू की वैल्यू होती है, थ्योरेटिकली अगर देखा जाए बुकिश भाषा में, तो म्यू की वैल्यू भैया 0 भी हो सकती है और मैक्सिमम 1 भी हो सकती है। लेकिन ये बड़ी अजीब सी कंडीशन है। जैसे कहा आपने कि म्यू की वैल्यू 0 है, इसका मतलब वो परफेक्टली स्मूथ है। परफेक्टली स्मूथ है मतलब सुपर सुपर डुपर स्मूथ है, जो कि धरती पे तो किसी सामान में, किसी भी चीज में पॉसिबल नहीं है। चाहे आप मिरर ले लें, ये डिजिटल बोर्ड का कहते पैनल है, ये भी इतना स्मूथ नहीं है ना। ठीक है, तो थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है, लेकिन ये कभी 0 और कभी 1 आपको नहीं मिलेगा। 0 जैसे ही कहा जाए कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 है, इसका मतलब आप समझेंगे सरफेस हमारा स्मूथ है ना। या कहा जाए सरफेस स्मूथ है, तो समझेंगे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे क्वेश्चन में लिखा हो कि एन ए स्मूथ सरफेस, मतलब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0, मतलब हमें अब फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करना है, फ्रिक्शन का कोई रोल सिस्टम पे नहीं बचा। अच्छा, 1 कह देने का मतलब क्या हुआ कि ये बॉडी इससे बिल्कुल चिपक गई, फेविक्विक लगा के चिपक गई, अब उसको उससे अलग नहीं कर सकते। मान लीजिए कि उसको परमानेंट ज्वाइंट, परमानेंट वेल्डिंग कर दिया गया, तो इसलिए 1 का भी कोई मतलब नहीं है ना। तो जो रियल में थ्योरेटिकली जो वैल्यू होती है, आप जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आप पाएंगे कि म्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा अगर होगी तो 0.1 से लेके 0.3 या हार्डली 0.4 तक क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी, है ना। ये प्रैक्टिकली जो हमारे आसपास चीजें हैं उसमें इस तरीके से काम हम लोग कर पाते हैं, ठीक है ना, नॉर्मली। ठीक, बाकी क्वेश्चन में गिवन होगा, वैसे देखा जाएगा। तो एक चीज तो पता चला कि ये इस पे डिपेंड करता है, किस बात पे, किस बात पे डिपेंड करता है, रफनेस पे। ये समझ में आ गया, ठीक है। चलिए
दूसरा एक्सपेरिमेंट करें, एक बात और समझें, एक बात ये समझा जाए कि चलो ठीक है, सड़क वही है, पानी वानी कुछ नहीं डालेंगे, ना ऑयल डालेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा करते हैं कि एक बार भारी वाला पत्थर रखते हैं जिसका वेट 2000 न्यूटन है, तब घसीटते हैं। 2000 न्यूटन के पत्थर को घसीटने पे इतना लोड देना पड़ रहा है। अगर इसका वेट 1000 होता, इसी का वेट 1000 होता, उसी सरफेस पे होता, तब भी क्या 75.5 लगता? नहीं। तो आप कहते नहीं, हमें कम फोर्स लगाना पड़ता। इसी पत्थर का वेट अगर 5 किलो होता, 5 केजी होता, तो आपको और कम फोर्स लगाना पड़ता। बात समझ में आ रही है ना, कि जैसे जैसे इसका वेट कम ज्यादा होता है, उसके रिस्पेक्ट में भी ये फोर्स बदलता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स बदलने का मतलब क्या है, कि ये वाला फोर्स बदलता है, ये वाला फोर्स बदलता है, रोकने वाला फोर्स बदलता है, इसलिए मुझे अप्लाइड फोर्स कम या ज्यादा लगाना पड़ता है। एक्चुअली वेट के कम ज्यादा करने से या तेल पानी डालने से ये बदलता है, इसकी वजह से ये बदल जाता है। जब हमारा विरोध कम होगा तो मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, हमारा विरोध ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसके वेट को बदलने से हमें ये वाला फोर्स चेंज होता है, इसकी वजह से ये फोर्स चेंज होता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो रेजिस्टिव फोर्स है, इट डिपेंड्स ऑन वेट, इट डिपेंड्स ऑन वेट ऑफ द बॉडी, है ना, इट डिपेंड्स ऑन वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, बात सही है। लेकिन जरा सोचिए, हम लोगों ने खूब बनाई है एफबीडी। एफबीडी हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं, देखिए जरा कैसे कैसे बनाते हैं। आप यही तो कहते हैं ना कि एक ब्लॉक है, अगर ये एक सरफेस पे रखा हुआ है, हम लोग एफबीडी बनाना ऐसे ही सीखा हम लोगों ने कि दोनों के बीच में एयर गैप कर लिया। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि इस ब्लॉक का वेट सेंटर पे यहां लग रहा है, ये इसका वेट हो गया। अच्छा, ये ब्लॉक इस सरफेस को नीचे की तरफ दबाएगा, ये एक्शन होगा, और ये ब्लॉक इस सरफेस को, बॉडी को ऊपर की तरफ करेगा, ये रिएक्शन होगा, है ना, ये हमारा रिएक्शन होगा, और इसी को आप कहते हैं आर, है ना, आर। ठीक है, अब जरा यहां सोच के बताइए कि क्या ये हो गया आर। ठीक है, तो इस बॉडी की बीडी क्या हो गई, वेट नीचे रिएक्शन ऊपर, और इसका हो गया ये। अब जरा समझिए कि वेट बॉडी का कहां लगता है, यहां पे, वेट बॉडी का कहां लगता है, यहां पे, इस सरफेस पे। जो ये हमारा बॉडी रखी कहां है, सरफेस पे। कांटेक्ट जो हो रहा है, जो हम फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका सीधा सीधा मतलब तो इससे है ना कि बॉडी का ये सरफेस और प्लेन का ये सरफेस आपस में कांटेक्ट में है। ध्यान दीजिएगा, बॉडी का नीचे वाला सरफेस, प्लेन का नीचे वाला सरफेस आपस में कांटेक्ट में है। इस बेचारे ब्लैक वाले जो सरफेस है, इसको क्या पता है कि बॉडी का वेट कितना है, क्योंकि बॉडी का वेट तो बॉडी के सेंटर पे लगता है। इसको क्या पता है कि कितना है, इसको वही इसको केवल उतनी पता चल सकती है जो कि इस पर लग रहा हो। तो इस पर क्या लग रहा है, केवल रिएक्शन लग रही है ना, इस सरफेस पे तो केवल रिएक्शन लग रही है, बॉडी का वेट तो बॉडी के सेंटर पे लग रहा है ना। तो इसको तो एहसास भी नहीं होगा कि बॉडी का वेट कितना है। सरफेस को तो सिर्फ उतना ही एहसास होगा जितना उस पर रिएक्शन लग रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि रेजिस्टिव फोर्स बॉडी के वेट पे डिपेंड करता है। जो रेजिस्टिव फोर्स हम यहां देख रहे हैं, ये जो रेजिस्टिव फोर्स हम यहां देख रहे हैं, इस सरफेस पे देख रहे हैं ना, अब बॉडी का वेट यहां लग रहा है। ठीक है, तो हम ये नहीं कहना चाहिए कि रेजिस्टिव फोर्स बॉडी के वेट पे डिपेंड करता, कहना ये चाहिए कि जो रेजिस्टिव फोर्स है वो बॉडी पर लगने वाले रिएक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, इसलिए मैं यहां ये लिखने जा रहा हूं कि दूसरी जिस बात पे ये रेजिस्टिव फोर्स डिपेंड करता है, वो दूसरी बात क्या है, इधर लिख रहा हूं मैं, दैट इज द रिएक्शन ऑन द बॉडी, है ना। नया लिख दें, अच्छी भाषा में लिखें तो उसको लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉडी, है ना, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया पे डिपेंड करेगा, बॉडी के वेट पे नहीं। तो एक चीज ये समझ में आ गई कि नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, दूसरी चीज ये समझ में आ गई कि उसकी रफनेस पे डिपेंड करेगा, मतलब फ्रिक्शन कॉफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई ना। तो एक हमें म्यू की वैल्यू पता होनी चाहिए, और एक नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, आर की वैल्यू पता होनी चाहिए।
आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ये जो रेजिस्टिव फोर्स है इन्हीं दो बातों पे डिपेंड करता है, किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। अब इसी रेजिस्टिव फोर्स को, क्योंकि हम रफनेस की बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट से उसको दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए अब इस रेजिस्टिव फोर्स को हम इसका असली नाम देंगे, और इसका असली नाम क्या दिया जाएगा? रेजिस्टिव फोर्स ना कह के इसको कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स। अब के बाद से लेकर आखिरी तक इसको रेजिस्टिव फोर्स ना कह के हम इसको फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। असली नाम इसका ये है, वो उसका निक नेम था, जैसे आपका निक नेम है ना और मार्कशीट पे दूसरा नाम लिखा हुआ है, ऐसे ही ये इसका मार्कशीट वाला नेम है और ये निक नेम था। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? अब चीजें आगे बढ़ती हैं। फ्रिक्शन फोर्स पहली बात तो क्या होता है कि ये हमेशा बॉडी के सरफेस पे लगता है। ये जो कुछ बातें मैं बोल रहा हूं इसको भी नोट डाउन करेंगे एक एक पॉइंट करके। चलिए पहले कुछ बातें और समझ लें, बड़ी इंपॉर्टेंट सा एक्सपेरिमेंट है ना। देखिए क्या बातें समझनी है। पहली बात तो क्या हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स को अगर देखा जाए, अब मैं फ्रिक्शन फोर्स बोलूंगा, रेजिस्टिव फोर्स नहीं बोलूंगा, तो फ्रिक्शन फोर्स की बढ़ने की एक सीमा है। वो सीमा क्या है? ये सीमा है जहां तक अप्लाइड फोर्स को हमें लगाना पड़ेगा लेकिन बॉडी रेस्ट में रहेगी, जस्ट अबाउट टू मूव की कंडीशन में होगा। इसीलिए इस लिमिट को, इस लिमिट की जो लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन। इसको बोलते हैं लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन, है ना। ये वो अवस्था है लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन, है ना। लिमिटिंग कंडीशन यही है, इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर नहीं। लिमिटिंग कंडीशन एक ही बार आएगी, है ना, इस व्यवस्था में, इस सिस्टम में एक ही बार आएगी। ये लिमिट कर देती है कि फ्रिक्शन फोर्स इसके आगे नहीं बढ़ेगी। ये एक खास घटना है। अब इसके बाद अगर मैं कैटेगराइज करूं पूरे एक्सपेरिमेंट को, तो यहां पे क्या दिख रहा है? कुछ चीजें लिमिटिंग कंडीशन के नीचे हो रही हैं, कुछ चीजें लिमिटिंग कंडीशन के ऊपर हो रही हैं, कुछ चीजें लिमिटिंग कंडीशन पर हो रही हैं। तीन कैटेगरी है, एट द लिमिटिंग कंडीशन, बिलो द लिमिटिंग कंडीशन एंड अबव द लिमिटिंग कंडीशन। ठीक है ना। अब इन तीनों बातों को मैं लिखना चाह रहा हूं। ठीक, चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं, छोटा करके तब लिखूंगा। ठीक भाई, बहुत ध्यान से रखना है क्योंकि चीजें बहुत बेहतरीन है। फ्रिक्शन में आज का ये जो लेक्चर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर यही है, क्योंकि इसके बाद तो केवल न्यूमेरिकल लगाने हैं। अगर ये ना समझ में आया तो न्यूमेरिकल नहीं होने वाला है, कंफर्म मान चलिए। भले ही लग रहा है कि ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, कैसा है, लेकिन होना ऐसे ही है। तो तीन स्टेज है। क्या है? पहली स्टेज एट लिमिटिंग कंडीशन, एट लिमिटिंग कंडीशन। दूसरा स्टेज क्या है? बिलो लिमिटिंग कंडीशन। तीसरी स्टेज क्या है? अबव लिमिटिंग कंडीशन। लिमिटिंग कंडीशन। ठीक है, चलिए वहां से जो सीखा है उसको यहां थोड़ा थोड़ा नोट करके रखेंगे। पहली बात मुझे ये बताइए कि पहले बात करते हैं एट द लिमिटिंग कंडीशन, है ना। एट द लिमिटिंग कंडीशन बॉडी में मोशन है कि नहीं है? एट द लिमिटिंग कंडीशन बॉडी में मोशन है कि नहीं है? तो बॉडी रेस्ट में है ना, बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, बहुत ध्यान रखिएगा। लेकिन ये रेस्ट वो रेस्ट नहीं है जो रेस्ट नीचे है, ये रेस्ट वो रेस्ट है कि बस मूव करने वाला है। ठीक है ना। चलिए बॉडी रेस्ट में है। ठीक, खास बात और क्या है, यहां पे बॉडी रेस्ट में है और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है जो बढ़ते 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 यहां तक गया था, इसके आगे बढ़ने से मना कर दिया था, है ना। एक खास बात और है यहां पे कि जो बॉडी तो रेस्ट में है लेकिन फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम औकात पे है, मैक्सिमम लिमिट पे है। बॉडी रेस्ट में है लेकिन फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लिमिट पे है। यहां तक कोई बात गलत नहीं लिखी गई है। ठीक है, इतनी बात रखते हैं फिलहाल तो। दूसरी बात करें बिलो द लिमिटिंग कंडीशन, बॉडी किस में है? तो आप कहेंगे भाई बॉडी पहले की तरह ही, बॉडी हमारी यहां भी रेस्ट में है, लेकिन लेकिन
बात करें फ्रिक्शन फोर्स की, बात करिए जरा फ्रिक्शन फोर्स की। तो भाई फ्रिक्शन फोर्स की स्थिति क्या है यहाँ पे, बिलो द लिमिटिंग कंडीशन। फ्रिक्शन फोर्स की स्थिति मुझे जरा बताएं क्या है, बिलो द लिमिटिंग कंडीशन क्या स्थिति है। फ्रिक्शन फोर्स जैसे यहाँ पे मैक्सिमम था, वैसे यहाँ क्या देखा जाएगा, लिमिटिंग लाइन के नीचे आप जब भी देखेंगे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम तो है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम तो एक ही वैल्यू होगी। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग कंडीशन के नीचे आप जब भी देखेंगे तो दिखाई क्या पड़ेगा, जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होगा। जैसे देखिए, अप्लाइड फोर्स 0, फ्रिक्शन फोर्स 0, अप्लाइड फोर्स 2, फ्रिक्शन फोर्स 2, अप्लाइड फोर्स 35, फ्रिक्शन फोर्स 35, अप्लाइड फोर्स 65, फ्रिक्शन फोर्स 65। अब कहोगे साहब यहां भी तो है अप्लाइड फोर्स 75.5, फ्रिक्शन फोर्स 75.5। नो डाउट फ्रिक्शन फोर्स 75.5 है, लेकिन 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 इसके साथ एक बात जुड़ी है कि ये मैक्सिमम है ना, ठीक है, ये मैक्सिमम है। वो जो वैल्यू आई है 75.5, अभी बताएंगे कैसी आई है, कितनी आएगी बताएंगे भी, है ना। इसके नीचे की बात हो रही तो साफ साफ दिखता है कि हमेशा जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, वो अप्लाइड फोर्स के बराबर है। अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स बिलो द लिमिटिंग कंडीशन। अच्छा, जब अबव द लिमिटिंग कंडीशन जाते हैं तब क्या होता है, तो पहली बात तो ये होती है कि बॉडी में क्या होता है, तो भाई बॉडी में हो जाता है मोशन, बॉडी चलने लगती है। लेकिन अगर बात करें फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, तो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात करें तो आप क्या कहेंगे, अप्लाइड फोर्स 75.5 से ज्यादा हो गया, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स तो उतना ही रहा ना। आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन अप्लाइड फोर्स। मेरा ये जो 3 लाइन लिखी है ना, अगर इसको भूल गए तो फ्रिक्शन भूल जाना। अगर आप इतनी लाइनों को भूल गए, अपने दिमाग से निकाल देते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो फ्रिक्शन को बिल्कुल भूल जाने की नौबत आ जाएगी, फ्रिक्शन में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं इस 3 लाइनों को रटने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, रट के भी कुछ कर नहीं पाओगे, है ना। जब तक समझ में ना आ जाए तब तक इस पे चिंतन करते रहना है ना। जब तक ये 3 लाइनें समझ में ना आ जाए तब तक आंख बंद करके सोते समय भी इसके बारे में सोचना है। और आप सोचिएगा कि मैंने कोई गलत बात बोली हो, मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, टेलीग्राम पे लिखिएगा, फोन कर दीजिएगा, है ना। इतनी बात समझ में आ गई, क्या क्या निकला, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है लिमिटिंग कंडीशन पे, ये खास अवस्था है ना, खास अवस्था यही है। बॉडी मोशन कब करती, फ्रिक्शन फोर्स कम हो, अप्लाइड फोर्स ज्यादा। अरे भाई, हमें रोकने वाला मुझसे अगर कम ताकत लगा पाएगा तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, है ना। तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन फोर्स रोकने वाला है, ये खींचने वाला है, इसके ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, तभी बॉडी जाएगी। अब सवाल पैदा होता है कि लिमिटिंग कंडीशन पे जो रेस्ट है, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती कितनी है ना। तो यहाँ पे बात आती है फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। तो इन दोनों सरफेस के बीच में जितना फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है म्यू, और जितना नॉर्मल रिएक्शन आएगा कैलकुलेट करने के बाद आर, उनका मल्टीप्लीकेशन। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं इस फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर। बचपन से हम लोग यही रटते आते हैं, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू आर, एफ इक्वल टू म्यू आर। अरे हमने भी ऐसे किया था, आपने भी ऐसे किया होगा, हर बच्चा ऐसे करता है कि एफ इक्वल टू म्यू आर ही जानता है वो, है ना। लेकिन एफ इक्वल टू म्यू आर हमेशा तो नहीं होता है, एफ इक्वल टू म्यू आर पूरी कहानी में केवल एक बार होता है। अगर कहानी इसके नीचे है तो एफ इक्वल टू म्यू आर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तब क्या होगा, एफ इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होगा। कहानी अगर नीचे है तो एफ इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होगा, कहानी अगर ऑन द लाइन है तब एफ इक्वल टू म्यू आर होगा, एफ का मतलब फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और अगर कहानी इस लाइन के ऊपर है तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स से कम होगा, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स कितना लेंगे, वही म्यू आर लेंगे, मैक्सिमम से ज्यादा बढ़ेगा नहीं। मतलब
इससे भी ज्यादा अप्लाइड फोर्स हो गया। अभी हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमें मतलब इस लाइन के ऊपर जाना ही नहीं है, इस लाइन की बात करनी है, इस लाइन की बात करनी है ना। ये बात समझ में आ गई ना। यहां तक अगर बात समझ में आई हो तो जल्दी से खुशी खुशी अच्छे से लिखिए कि हाँ समझ में आया, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी चीज बताई है आपको। हो सकता है आपके लिए छोटी चीज हो, लेकिन मुझे तो समझने में बहुत टाइम लग गया, आधी उम्र बीत गई। विवेक ओके है सब, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, यहां तक बात समझ में आई? चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इतनी बात को बिल्कुल याद रखिएगा कि फ्रिक्शन फोर्स की स्थिति ऐसे ही बनेगी, ये एक्सपेरिमेंट दिमाग में बार बार चलता रहे। अच्छा बेटा, कुछ बातें और बतानी है इसी में। क्या बतानी है कि अभी तो हम लोग जो ये फ्रिक्शन फोर्स दिखा रहे हैं, 2 न्यूटन, 35 न्यूटन, 65 न्यूटन, 75 न्यूटन, ये सब किस पे लग रहा है? तो ये सारे के सारे फोर्स लग रहे हैं इस ब्लॉक पे। ये जो बॉडी आपने बनाई है ना, ये जो बॉडी आपने बनाई है, इसी बॉडी पर लग रहा है। तो जरा मुझे बताइए, जैसे आपने, आपका एक हाथ ये है, जैसे मैंने अपना हाथ ऐसे रखा हुआ है, ये हाथ रोका हुआ है, दूसरा हाथ लिया इसके ऊपर रखा, इस हाथ को मैं ऐसे ऐसे इसके ऊपर चला रहा हूं, बार बार चला रहा हूं। जब ये हाथ आगे जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, जब ये हाथ पीछे आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। उसकी वजह से ये वाला हाथ गर्म हो जाता है। तो ये वाला हाथ क्यों गर्म हो जाता है? अरे भाई, इसके इस हाथ को मूव करने की इच्छा थी, तो जो भी ठंडी गर्मी लगे इसी को लगे ना, इसको क्यों लग रहा है? बताना ये चाह रहा हूं कि फ्रिक्शन फोर्स कभी एक सरफेस से नहीं पैदा होता, कभी नहीं। फ्रिक्शन फोर्स पैदा होता है दो सरफेस से। तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स अगर एक सरफेस पे लग रहा है तो उसका इंपैक्ट, उसका प्रभाव तो दूसरे सरफेस पे भी होगा। ये हाथ रुका हुआ था बेचारा, इसको कुछ कोई भी इसकी इच्छा नहीं थी आगे पीछे जाने की, ये जबरदस्ती का आके इस पे ऐसे किया तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगा। इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगा तो जो भी छिल जाए, कट जाए, वो इसको होना चाहिए ना, ये क्यों छिल जाता है ना? ये क्यों छिल जाता है? इसका मतलब इसकी वजह से इस पर कुछ फर्क पड़ता है। ऐसे यहां देखा जाए, ये जो आपने फ्रिक्शन फोर्सेस दिखाए हैं, है ना, ये जो आपने फ्रिक्शन फोर्सेस दिखा रखे हैं, वो किस पे दिखा रखे हैं? बॉडी के ऊपर, ब्लॉक पे लग रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा एक नई सी बात बताने वाला हूं। ठीक, देखिए कहने का मतलब क्या था। देखिए फिर से मैं एक ब्लॉक बनाता हूं, उसमें गंदगी नहीं मचाऊंगा, इसी को मैं फिर से बनाता हूं, तो ध्यान दीजिए, ये देखिए, ठीक है। और यहां से इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, तो शायद कॉपी हो जाएगा, हो गया। हाँ, आ जाओ भाई, तुम आ जाओ। ये देखिए, ये इस सरफेस पे रखा है, ये इस सरफेस पे रखा था। चलिए ऐसा मानते हैं ना कि हम फोर्स लगाते 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 कहां पहुंच चुके हैं? यहां पहुंच चुके हैं, इस लाइन पे। इस समय जो मैं इस बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं, वो फोर्स मैं कितना लगा रहा हूं? ये फोर्स लगा रहा हूं, P। ये कौन सा फोर्स है? ये वाला फोर्स है। और इस तरफ जब अप्लाइड फोर्स इतना होगा, ये लिमिट आ जाएगी, तो इस तरफ जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा, जो हमारा फ्रिक्शन, क्या लिख रहा हूं, जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम होने का मतलब कितना है? म्यू आर होगा। बात समझ में आ रही ना? बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इस बॉडी पे मैं इतना फोर्स लगा चुका हूं कि अब ये बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव है, जस्ट अबाउट टू मूव। जस्ट अबाउट टू मूव होने का मतलब क्या हो गया? हम लिमिटिंग कंडीशन पे आ गए हैं, लिमिटिंग कंडीशन पे आ गए हैं। क्या मतलब है इसका? लिमिटिंग कंडीशन पे आ गए हैं, लिमिटिंग कंडीशन पे आ गए हैं। इसी को हिंदी में बोलते हैं सीमांत घर्षण की अवस्था में आ गए हैं, सीमांत घर्षण। हिंदी देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सीमा का अंत, सीमांत। किसकी सीमा का अंत? फ्रिक्शन फोर्स के बढ़ने की सीमा का अंत की अवस्था में आ गए हैं, है ना। तो जरा सोच के बताइए, ये जो मैंने एरो यहां बनाया हुआ है, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है क्या?
अभी तो सारी कहानी बताई, फ्रिक्शन फोर्स रफनेस पे डिपेंड करता है, सरफेस पे जो रिएक्शन लगती है उस पर डिपेंड करता है, और अंकल दिखा रहे हो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे, ये मैं गलत दिखा रहा हूँ, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। होना कैसे चाहिए, एक्चुअल में फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है बताता हूं मैं, इसको नीचे करिए बेटा। एक्चुअल में ये जो फ्रिक्शन फोर्स है यहां नहीं लग रहा है, सच देखा जाए तो ये फ्रिक्शन फोर्स लग कहाँ रहा है, लग रहा है इस सरफेस पे। क्यों लग रहा है, ध्यान दीजिए, हट जा भाई, इस सरफेस पे यहां पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसको कह रहे हैं म्यू आर, यही म्यू आर, यही वाला म्यू आर है, इस पे लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स सरफेस पे लगता है, सरफेस की प्रॉपर्टी है, और सरफेस पे क्या दिखाई पड़ रहा था, इसका रिएक्शन नीचे और इसका रिएक्शन ऊपर, ये रिएक्शन था आर। तो इन दोनों के बीच में जो रफनेस था, खुदरापन था, उसको आपने म्यू से मेजर किया, और इन दोनों के बीच की जो प्रतिक्रिया थी उसको आर से मेजर किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहां लगा दिया। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बॉडी का वेट कितना था, आप जानो वेट कितना है, फ्रिक्शन फोर्स को बॉडी के वेट से कोई वास्ता नहीं है। तो बात समझ में आ रही ना, कोई वास्ता नहीं है। बात क्लियर हुई, यहां से एक बात यह स्पष्ट हुई कि फ्रिक्शन फोर्स इस बॉडी पे इधर लग रहा है। अच्छा, इस बॉडी पे इधर क्यों लग रहा है, इधर क्यों लग रहा है, तो आधे बच्चे तो बोलते सर इधर इसलिए लग रहा है क्योंकि अप्लाइड फोर्स इधर लग रहा है। आधे बच्चे ये बोलते हैं कि बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स इधर इसलिए लग रहा है क्योंकि अप्लाइड फोर्स भी इधर लग रहा है। अरे बावले, अप्लाइड फोर्स की वजह से ये इधर नहीं लग रहा है, ये जो छोटा सा मैंने नन्हा सा एरो बनाया है, दिख रहा है, छोटा हो गया होगा, मोशन, इच्छा, टेंडेंसी ऑफ मोशन, इस फोर्स के लगने की वजह से इस बॉडी में आगे बढ़ने की इच्छा हुई। इस बॉडी को किधर जाना है, इधर जाना है, यही तो इसकी इच्छा है। मोशन अगर है भी, है ना, देखो बेटा मोशन तो हुआ नहीं, मोशन तो लिमिटिंग कंडीशन तक होना ही नहीं है, अभी भी बॉडी हमारी रेस्ट में है, लेकिन मोशन की इच्छा तो है, इच्छा, है ना, इच्छा, इच्छा, बात समझ रहे हो ना, ठीक है, ये इच्छा तो है। जैसे ही बॉडी में मोशन की इच्छा पैदा होती है, फ्रिक्शन फोर्स पैदा हो जाता है। देखिए आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी की औकात नहीं मूव कर जाए, बस इसके अंदर इसकी इच्छा पैदा हो गई कि आगे चलेंगे, आगे चलने की इच्छा पैदा नहीं हुई कि 2 न्यूटन फोर्स आ गया, इच्छा और प्रबल हुई, 35 लग गया, 35 आ गया, और प्रबल हुई 65 हुआ, 65 आ गया, और प्रबल हुई 75.5 हो गया, 75.5 आ गया, लेकिन इधर वाला हार गया, आप जीत गए, तब चला गया। तो फ्रिक्शन फोर्स कभी फोर्स का अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन की इच्छा का विरोध करता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत कंफ्यूजन है। फ्रिक्शन फोर्स नेवर अपोजेस द फोर्स, अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स नेवर अपोजेस द अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स अपोज द टेंडेंसी ऑफ मोशन, मोशन की इच्छा का ही विरोध करता है, तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा। ये एक बात निकल के आई, अभी मैं अलग से लिखूंगा, इसको ध्यान दीजिएगा, अभी लिखूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द मोशन, फोर्स से कोई मतलब नहीं, फ्रिक्शन फोर्स की दिशा बॉडी के मोशन की दिशा के विपरीत होगा हमेशा, है ना, बॉडी मूव करे या मूव करने की इच्छा हो। चलिए, दूसरी बात ये, फ्रिक्शन फोर्स यहां लगता है, मैं कह रहा था ना एक हाथ पे लगा तो इस पे जो होना हो, इस पे क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, जितना फ्रिक्शन फोर्स इस बॉडी पे इधर लगेगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फ्रिक्शन फोर्स इस बॉडी पे जितना इधर लगेगा, किधर लगेगा, इधर लग रहा है ना, क्यों, क्योंकि मोशन इधर होने वाला है, उतना ही फ्रिक्शन फोर्स जिस पे ये बॉडी रखी है, इसका पार्टनर कौन है, देखिए आर आर, इसका पार्टनर ये है, जितना इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स इस पे इधर लगेगा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, उतना ही फ्रिक्शन फोर्स इस पे इधर लगेगा, म्यू आर। मेरे हाथ में ये क्यों घिस गया, इसमें क्यों कट गया, क्यों, मोशन की इच्छा इसकी नहीं थी, तो बेचारा रुका हुआ था, ये हाथ आया, इस पे रखा, इसके अंदर चुल मची और इसने कहा मुझे आगे जाना है, ये आगे जाने की कोशिश किया, इसमें मोशन इधर हुआ, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा, तो फ्रिक्शन फोर्स जब इसमें इधर लगा तो उतना ही फ्रिक्शन फोर्स इसमें इधर लगा, इसलिए जब हम हाथ ऐसे ऐसे करते हैं ना,
तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दोनों हाथ गर्म होते हैं, है ना। ठीक वैसे ही जितना फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा उतना फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। इस डायग्राम में दो बातें क्लियर हुई, फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द मोशन, पहली बात, और फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन द बोथ सरफेस बट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। बराबर मात्रा में विपरीत दिशा में फ्रिक्शन फोर्स दोनों सतहों पे लगेगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये 3 पॉइंट ये, और अब जो 2 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इन 2 पॉइंट को समझ के जिंदगी चलने वाली है, नहीं तो फ्रिक्शन फोर्स भूल जाइए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात तो एक ही समझा आपने, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है बेटा, बिल्कुल नहीं भूलना है। इसको भूले तो समझिए कि फ्रिक्शन से खाली ये मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। फ्रिक्शन अभी आप पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मशीन में, क्या पढ़ेंगे, पावर ट्रांसमिशन, वहां पढ़ेंगे बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव पढ़ेंगे ना, फ्रिक्शन आएगा। आप थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ेंगे क्लच, है ना, फ्रिक्शन आएगा। पढ़ेंगे ब्रेक, फ्रिक्शन आएगा। पढ़ेंगे डायनमोमीटर, फ्रिक्शन आएगा। पढ़ेंगे गवर्नर, फ्रिक्शन आएगा। और बियरिंग, है ना, बियरिंग पढ़ेंगे, फ्रिक्शन आएगा। मतलब मैकेनिकल में जहां जहां कुछ मूव कर रहा है वहां वहां फ्रिक्शन आएगा, इसलिए बहुत बहुत ध्यान से पढ़ने का है, ठीक है ना। तो एक बात तो ये इंपॉर्टेंट समझ में आई, ठीक है। ये तीनों को कॉमनली मैं एक बात बोल रहा हूं, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं यहां लिख रहा हूं, क्या, कि फ्रिक्शन फोर्स is opposite to the direction of motion। भैया मोशन हो चाहे ना हो, टेंडेंसी ऑफ मोशन हो तो भी, है ना, बिल्कुल अपने जीवन की तरह। जैसे ही आपके मन में कुछ भी करने की इच्छा जगेगी, जरा सोचो, अभी जरा सोचो कि कल सुबह 4 बजे उठ के दौड़ने जाएंगे, सोच के देखो एक बार। जैसे ही आप सोचोगे कल सुबह 4 बजे उठेंगे, स्टेडियम में दौड़ने जाएंगे, आप ही के मन में आप ही का खुद का मन आपको रोकने के लिए तैयार हो जाएगा। अरे कैसे उठोगे, जूता कहाँ है ना, पता ही नहीं कहाँ रखा है, ट्रैक सूट कहाँ है, कैसे जाएंगे, गाड़ी तो पंचर है, नींद नहीं खुलेगी, 20 बातें आपको, अभी गए हुए नहीं हो, सुबह के 4 कहाँ बजे हैं, अभी तो 8 भी नहीं बजे होंगे, 9 नहीं बजे होंगे, है ना। लेकिन इतना पहले ही आपके अंदर केवल इच्छा जगी कि मुझे कल दौड़ने जाना है, काम खत्म। देखिए कितना रेजिस्टेंस आ गया। इस झगड़े से जो जीत पाएगा वो सुबह 4 बजे उठेगा, है ना। तो वही चीज है, इच्छा जगी नहीं कि विरोध शुरू। फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, पहली बात। और दूसरी बात अभी मैंने आपको ये बताई, तीसरी बात क्या बताई, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन both the surfaces but in opposite direction with same magnitude। बात समझ में आ रही है। बराबर मात्रा में विपरीत दिशा में दोनों सतहों पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इतनी बातचीत को अगर आप समझ पाए हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी, है ना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि मैं इतनी बात समझा पाया आपको, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैं अलग कर दूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये बेटा इतनी बात, ठीक है। एक बात ये, 3 बातें अगर आप समझ में आ गए हो तो समझिए कि आज का लेक्चर बहुत सफल हुआ। मुझे जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि यहां तक की बातचीत आपको समझ में आई, है ना। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जितना आपने यहां देखा है इसी के बेसिस पे अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस दूंगा, और वो सारे क्वेश्चन अच्छे एग्जाम्स में आ चुके हैं, गेट में आ चुके हैं, है ना। बिना कैलकुलेटर उठाए आपको सॉल्व करना है, इसी इतने लॉजिक से ही सॉल्व करना है।
और आंसर मिलना चाहिए। चलिए जल्दी बताइए, यहां तक बात समझ में आई? जी विवेक, ओके ठीक है। तो चलिए आज मैक्सिमम काम तो हो चुका है आज के लेक्चर के लिए। 2-3 सवाल देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उसका आंसर आप दे पाएं, ज्यादा अच्छा है। नहीं दे पाएंगे तो मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको ऊपर करते हैं। देखिए सपोज दैट प्रॉब्लम मैं खुद बना के ही दे रहा हूं, है ना, डाटा बिल्कुल याद नहीं है। ये गेट में देखा था मैंने 2-4 साल पहले, गेट का एग्जाम होता है एमटेक वोमटेक करने के लिए, उसमें आया था। तो देखा जाए जरा क्या है, इधर बनाता हूं। सपोज दैट एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस ब्लॉक से। जो कुछ बताया है इसमें ढूंढते रहिएगा, जो कुछ अभी तक समझा है इसमें ढूंढिएगा जरूर, ठीक है। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक एक सरफेस पे रखा हुआ है, जैसे पहले रखा हुआ था, कोई नई बात तो है नहीं। ये सरफेस है, ये ब्लॉक है जो कि इस सरफेस पे रखा है, ठीक है, इस पे रखा है। सपोज दैट इस ब्लॉक का वेट मैं कुछ ले लेता हूं भाई। वेट अगर बात करें तो इसका एफबीडी भी आपके साथ ही बना देता हूं जिससे आपको थोड़ा आसान दिखाई पड़े। ये यहां पे और ये यहां पे। अच्छा एक बात और बतानी थी, क्या बताना था कि नॉर्मली तो क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स लगता है नीचे सरफेस पे, लेकिन आप जितनी बुक में देखेंगे, अभी हम ही आपके साथ क्वेश्चंस करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली कहां लगता है। अभी तो आपको दिखाया था मैंने ना, फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली कहां लगता है। फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली लगता है सरफेस पे, यहां लगता है। बॉडी पे दिखा रहा हूं मैं, फर्श पे इधर लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन बॉडी पे अगर फोर्स इधर लगाऊंगा, इधर मैं मान लेते हैं एक फोर्स लगा रहा हूं, अप्लाइड फोर्स पी है, तो मोशन इसके अंदर, इस बॉडी की इच्छा इधर जाने की होगी, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। लगता तो बेटा यहां पे है, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए कहां दिखाते हैं, इसको यहां ना दिखा के, यहां ना दिखा के मैं इधर दिखाता हूं, है ना। क्यों दिखा पाता हूं अभी बताता हूं। इधर दिखाया जाता है फ्रिक्शन फोर्स, आप कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स ये है, ये है फ्रिक्शन फोर्स। क्यों, यहां से यहां कैसे दिखा दिया। देखिए भाई होता क्या है, बात समझिएगा। होता क्या है कि जो हमारी बॉडी है ये दो तरीके से दिखाई पड़ सकती है। एक बॉडी तो ये भी हो सकती है, मान लीजिए कोई बॉडी ऐसे है ना, और रुकिए जरा ये भी कर लें। ये बॉडी इस पर रखी है और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, मान लीजिए दो तरह की बॉडी है और ये दोनों बॉडी इस पे ऐसे ऐसे रखी हुई है। जस्ट सोच के बताइए कि अगर मैं इस पे यहां पे फोर्स लगाता हूं पी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है, यहां पे है, इसलिए मैं इसी की लाइन में फोर्स लगाता। इसकी सीजी कहां होगी, यहां पे होगी, और इसी के सामने मैं यहां पे फोर्स लगाता हूं पी। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है, जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी क्या करेगी, ये बॉडी स्लाइड करेगी, ये बॉडी स्लाइड करेगी। लेकिन ये बॉडी स्लाइड नहीं करेगी, क्या करेगा, इसमें इसमें क्या होने वाला है, फ्रिक्शन फोर्स इधर भी, यहां पे किधर लगेगा, इधर लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स यहां पे, फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, इस सरफेस पे नीचे लगेगा, ये लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग कंडीशन पे देखेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा और उतनी ही वैल्यू पी की होगी, पी और म्यू आर दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये बॉडी को खींचता हुआ चला जाएगा, स्लाइड करता जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको क्या लग रहा है, बॉडी की लंबाई ज्यादा है तो ये बॉडी स्लाइड नहीं करेगी, ये गिर जाएगी। आपको क्या दिखाई पड़ेगा, आपको दिखाई क्या पड़ेगा कि ये जो बॉडी हमारी है, ये जो बॉडी है ये ऐसे थोड़ी रहेगी, ये बॉडी ऐसे, ये बॉडी गिर जाएगी। कैसे हो जाएगी, ये बॉडी ऐसे करके ऐसे गिर नहीं जाएगी, है ना। तो इस बॉडी के गिर जाने को आप क्यों कह रहे हैं, बॉडी गिरने का मतलब क्या है, बॉडी हमारी घूम जा रही है ना, स्लाइड नहीं कर रही है, बॉडी ऐसे घूम जा रही है, घूम जा रही है। इस घूमने को क्या बोलेंगे, इस घूमने को बोलते हैं अंग्रेजी में टॉपलिंग, टॉपलिंग। और घूमने के लिए क्या चाहिए, अभी तो पढ़ा है उसमें पहले चैप्टर में कि घूमने के लिए हमें क्या चाहिए, मूवमेंट। अब पता चले मूवमेंट कहां से आ रहा है, मूवमेंट कहां से आ रहा है। देखिए भाई मूवमेंट कहां से आ रहा है, मूवमेंट कहां से आ रहा है, अगर इस बॉडी की हाइट h है तो जाहिर सी बात है
बॉडी की हाइट अगर h है तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कुछ होगी। ऐसे मान लें कि बॉडी की हाइट 2h है ना, 2h, इसकी टोटल हाइट जो है लंबाई 2h है, 2h है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, h होगा। अब जरा देखिए, ये हमारा जो फोर्स होगा, ये फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा मैक्सिमम म्यू आर, और ये होगा अप्लाइड फोर्स P। एट द लिमिटिंग कंडीशन P की वैल्यू म्यू आर के बराबर होगी। अभी देखा गया था ना 75.5, इधर भी था 75.5, इधर भी था, है ना, म्यू आर के बराबर होगी। दो बराबर फोर्स एक डिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक कपल, जिसको बोलते हैं बल युग्म, बल युग्म। और जब कपल बनाएंगे तो इस कपल का एक मूवमेंट होगा, मूवमेंट क्या होगा, आप P इंटू दोनों के बीच का गैप हाइट। ये कपल कैसा है, ये कपल आपका क्लॉकवाइज है, इसकी वजह से ये गिर जाएगा। तो आप कहोगे भैया इसमें कपल नहीं बनाएगा क्या, इसमें कपल नहीं बनाएगा क्या, बनाएगा, यहां भी बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा। ये एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी म्यू आर, और एट द लिमिटिंग कंडीशन क्या हो जाएगा, P की वैल्यू म्यू आर के इक्वल रहेगी। और फिर आप कहेंगे डिस्टेंस नहीं है क्या, बिल्कुल डिस्टेंस है। ये क्या डिस्टेंस है, देखिए यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई, h। तो कपल तो यहां भी बना और मूवमेंट यहां भी आया, मूवमेंट कितना आया, मूवमेंट वही आया जो वहां आया था, P इंटू एच। और वैसे ही आया क्लॉकवाइज, यहां भी क्लॉकवाइज मूवमेंट आया, ये भी क्लॉकवाइज ही है। लेकिन बेटा अंतर क्या है दोनों में, ध्यान दीजिए अंतर क्या है, ये जो मूवमेंट है और ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट में ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है। क्यों, क्योंकि इसकी जो हाइट है, इसकी अगर हाइट h माना जाए तो इसकी हाइट को मैं h डैश मान लेता हूं, h डैश, ठीक है ना, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा तब। इसकी हाइट को मैं h डैश मान लेता हूं, h डैश h डैश। आपको साफ दिख रहा है कि जो h डैश है वो h से बहुत बहुत कम है, दिख रहा है ना। जो इसकी हाइट दोनों के बीच का गैप है, ये h डैश कम है। इसका मतलब ये जो मूवमेंट है, इसको अगर m डैश मान लें, ये साबित करता है कि जो मूवमेंट है m डैश है वो इस मूवमेंट से बहुत कम है। तो ये इतना मूवमेंट डेवलप ही नहीं कर पाएगा कि ये बॉडी टॉपल करे, ये बॉडी टॉपलिंग कर जाए, मूवमेंट डेवलप ही नहीं कर पाएगा, मतलब टॉपलिंग की घटना नहीं होगी ऐसी अवस्था में जब बॉडी का हाइट कम हो, है ना। जैसे मोबाइल है, इधर पतला सा है, मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये पलटेगा थोड़ी ना, लेकिन इसको ऐसे खड़ा कर दें, खड़ा कर दें, अब जब फोर्स लगाएंगे तो पलट जाएगा, है ना, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में हम टॉपलिंग होना नहीं है, तो अब मैं इस फ्रिक्शन फोर्स को यहां लगा के परेशान दिखाई पड़ता हूं, समझ में थोड़ा कम आता है, तो इसको उठा के मैं यहां भी लगा सकता हूं। इसलिए फ्रिक्शन फोर्स मैंने यहां पे लगाया है, देखिए इधर लगाया, इधर लगाया। ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा, इस पे भी न्यूमेरिकल बनेंगे, ये टॉपलिंग निकालना पड़ेगा, मूवमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब अभी न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें बात की जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, हम कहां से कहां पहुंच गए, ठीक है, चलिए देखा जाए। इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, चलिए भाई न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है, ये प्रॉब्लम है। अब थोड़ा मैं देखता हूं, आपको डाटा देता हूं। डाटा क्या है, सपोज दैट इस बॉडी का वेट, इस बॉडी का वेट मान लेते हैं 100 न्यूटन है, और प्लेन जिस पे रखा है इसके बीच में जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है, जो रफनेस है, वो मान लेते हैं 0.2 न्यूटन है, ठीक है ना, 0.2 न्यूटन है। और इस पर जो फोर्स ये P लगाया जा रहा है, ये P की वैल्यू मैं ले लेता हूं, P की वैल्यू, सपोज दैट P लगाया जा रहा है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, लिख लेता हूं वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन दे देता हूं।
पहला ऑप्शन हो गया 20 न्यूटन, बी। दूसरा ऑप्शन हो गया 10 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन हो गया 0 न्यूटन, और चौथा ऑप्शन हो गया मुझे नहीं मालूम, नन ऑफ दीज, नन ऑफ एबव। चलो भाई जल्दी से जरा इसका आंसर बताइए, तो जल्दी से आंसर बताइए, मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, विवेक आप ही के लिए है, बताएं जल्दी से, ये मैं हटा देता हूं तब तक ले। इसका आंसर बताइए। ए बी सी डी कौन सा आंसर होगा? कौन सा आंसर होगा भाई? जल्दी बताइए। तो वैसे मुझे क्या लगता है कि इसको कैसे करना चाहिए, मुझे लगता है इस फोटो को फिर से यहां से निकाल के थोड़ा ले आए, जिससे वीडियो बना पाए। यहाँ लेके आते हैं इसको, है ना, यहाँ देखिए, यहाँ लेके आते हैं, इसके थोड़ा एफबीडी बनाते हैं, है ना। कैसे इसकी बनाइए एफबीडी, ठीक है, करते रहिए, आंसर बताइए, मैं तो टाइम पास कर रहा हूं, जिससे कि आप आंसर आप बताएं। मजा तो तब है ना कि मैं पढ़ाऊं, आप आंसर बताएं। हाँ भाई आंसर बताइए, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, जल्दी से बता दीजिए, जितना पढ़ा है उसी से बताना है। चलिए इसके बीडी बनाते हैं, पता चलेगा क्या कि इसका वेट नीचे काम करेगा। वेट कितना है? 100 न्यूटन, और रिएक्शन ऊपर काम करेगी, ये रिएक्शन हो गया, सही बात है। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू आर के बराबर। फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू हमें मालूम है कि म्यू आर होता है, तो आर की वैल्यू यहां से साफ दिखाई पड़ रही है। अगर यहाँ पे हम लोग सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करें, जितना फोर्स ऊपर होगा उतना ही फोर्स नीचे होगा, तो दिखाई पड़ती है कि आर की वैल्यू क्या होगी, 100 हो जाएगी, है ना। और म्यू की वैल्यू गिवन है, म्यू की वैल्यू 0.2 है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू आर हो गई। बहुत बढ़िया, आंसर तो आ गया भाई, 0.2 म्यू आर मतलब 0.2 इंटू 100। अरे वाह क्या बात है, बेहतरीन, दैट इज 20 न्यूटन, आंसर तो आ गया। क्यों भाई विवेक, आंसर आ गया ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात है, ये आंसर तो आ गया। अरे बावलों, ये आंसर गलत है, गलत है, टोटली गलत है ना, इसको समझना है। ऐसे ही दिया होता तो गेट में क्यों आता, 4-5 साल पहले गेट में आया था, इसका मतलब एसएससी जेईई के लिए संभावित क्वेश्चन में हो सकता है। ये जो मैंने सॉल्यूशन किया है, ये आधे से ज्यादा बच्चे यही करेंगे। देखो विवेक ने भी लिखा 20 न्यूटन, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने पढ़ा पिछले 1 घंटे से, मजा आ गया सुन के कसम से, है ना। सोचो सोचो जरा, मैं कह रहा हूं गलत है, रॉन्ग आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है। मैंने करके इसलिए दिखाया कि आपको याद रहे कि एक बार किया गया था और ये गलत पाया गया था, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर क्या है? न्यूमेरिकल पे मत जाइए, ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन महसूस करने की बात है। सुबह 4 बजे उठना है दौड़ने के लिए, है ना, उसको फील करने की बात है। हिम्मत है तो सुबह कल 4 बजे उठ के दिखाओ, जाके दौड़ करके आओ, है ना, हिम्मत है तो उठाओ, वही हिम्मत जुटा पाओगे तो यहां समझ में आने लगेगा। चलो बेटा मैं बता देता हूं इसको, समझिए, बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि इसको बताने के बाद मैं फिर इसी से मिलते जुलते 2-3 क्वेश्चन दूंगा और उसका आंसर आपको बताना है। फ्रिक्शन का प्रॉब्लम जब भी मिले, आप महसूस करिए, फ्रिक्शन की प्रॉब्लम जब भी मिले, आपको क्या पता है कि ये बॉडी जो 3 चीजें बताई गई थी, ऑन द, एट द लिमिटिंग कंडीशन, बिलो द लिमिटिंग कंडीशन, अबव द लिमिटिंग कंडीशन, इस समय ये बॉडी किस अवस्था में है, इस समय ये बॉडी किस अवस्था में है, ये जानने की जरूरत है।
है ना। इस समय बॉडी किस अवस्था में है जानने की जरूरत है। तो कैसे पता करेंगे कि बॉडी लिमिटिंग कंडीशन पे है कि उसके नीचे है, उसके ऊपर है? तो उपाय तो एक ही है कि पहले ये पता करें कि ये बॉडी कितना मैक्सिमम रेजिस्टेंस दे सकता है, मैक्सिमम कितना दे सकता है। अगर मैं जितना ये मेरा विरोध कर सकता है मैं उतना ही फोर्स लगा रहा हूं, मैं उतना ही फोर्स लगा रहा हूं, तब तो बॉडी लिमिटिंग कंडीशन पे है। उससे ज्यादा लगा रहा हूं तो बॉडी एबव लिमिटिंग कंडीशन पे है, मोशन होने लगेगा। और उससे कम लगा रहा हूं तो इसका मतलब बॉडी बिलो लिमिटिंग कंडीशन पे है। तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि बॉडी पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो सकती है ना। तो इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा समझिए। इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, ये मैं हटा देता हूं इसको पहले। तो कैसे कर सकते हैं, पहले मुझे यह पता करना चाहिए कि मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स कैसे लिखें। मैक्सिमम आपके लिए लिख रहा हूं, ये सब मन ही मन में होना है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है किसके लिए लिखा जाए। पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स वो हो सकता है म्यू आर, और म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2, और अभी आपने आर निकाला था 100। ये हो सकता है 20 न्यूटन। क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो तो पूछ रहा है कि अभी कितना फ्रिक्शन फोर्स है। ये जो आपने 20 न्यूटन निकाला है ना, ये निकाला है मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स। इधर इस तरफ 20 न्यूटन का फोर्स मैक्सिमम लग सकता है, लेकिन हम लगा कितना रहे हैं 10 न्यूटन। जैसे पिछला, जैसे हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें ज्यादा ध्यान दीजिए तो, है ना, क्या बताया गया था इसमें कहानी में, कहां गई वो भाई, ये है, या ध्यान दीजिए 75.5 न्यूटन का फोर्स मैक्सिमम लग सकता था। अगर मैं उतना ही लगाता हूं तो लिमिटिंग कंडीशन पे हूं, उससे कम लगाता हूं तब तो बिलो लिमिटिंग कंडीशन पे हूं। इसका मतलब हमारा जो केस दिया गया है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 20 न्यूटन का लग सकता है, लेकिन हम लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, है ना। आपको साफ दिख रहा है कि क्या दिखाई पड़ रहा है बेटा, दिखाई क्या पड़ रहा है कि मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अभी ज्यादा है, अप्लाइड फोर्स कम है। इसको जब आप कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करके महसूस करके समझ में आ रहा है ना, अप्लाइड फोर्स कम है, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है। ये फ्रिक्शन फोर्स बॉडी पे लग नहीं रहा है, इतना लग सकता है, मैक्सिमम विरोध इतना हो सकता है, इसलिए इसको मैंने बाहर बनाया है, इस पे दिखाया नहीं है। इतना हो सकता है, लगा रहे हो 10 न्यूटन। इसलिए हमारा जो कंडीशन है बॉडी की, जो बॉडी की स्थित है, जो बॉडी की स्थित है वो क्या है, बिलो लिमिटिंग कंडीशन। लिमिटिंग कंडीशन बच्चों, लिमिटिंग कंडीशन के नीचे जब भी आप रहते हैं, वो 3 बातें लिखाई गई थी, देखिए पलट के, जब भी आप रहते हैं लिमिटिंग कंडीशन के नीचे रहते हैं तो उस समय जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। इसलिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, क्या हो गई, तो अप्लाइड फोर्स कितना है 10 न्यूटन, ये हो गया 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। ये है हमारा आंसर। मजा आया ना, ठीक है। चलिए, तो लॉजिकल क्वेश्चन था ये, इतना करने की जरूरत नहीं थी, मन ही मन में सोच के आंसर देना था। इस क्वेश्चन को दोबारा से तिबारा से घोर घोर के देखिएगा, बहुत गहराई से देखिएगा। यही डाटा, यही ब्लॉक लेके मैं कल फिर मिलूंगा, आपको 2-3 क्वेश्चन फिर से दूंगा इसी के, और मुझे पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि उसके भी आंसर आप ऐसे ही उठपटांग दोगे, है ना। चलिए ठीक है, निराश मत होइए, विज्ञान है, सीखने की, समझने की चीज है। जितना समझेंगे, जितना चिंतन करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना हारेंगे, उतना ही जल्दी जल्दी समझ में आएगा। मेरा मानना यही है, जो सवाल आपको आ गया वो तो बेकार हो गया, आपको आता है तो बेकार है। जो प्रॉब्लम आपसे नहीं हुई, काम की तो वही है ना।
तो जब कोई प्रॉब्लम ना हो खुश हो जाइए कि इसके लिए काम की कुछ करना है, ठीक है। जो प्रॉब्लम हो गई उसमें बहुत बात नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।